हेलो एवरीवन, आप सब निमसेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। बहुत ही कम डेज बाकी रह गए हैं एंड हियर इज़ द वीडियो टू हेल्प यू आउट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस या किस तरीके से प्रिपेयर करें आप लास्ट के कुछ दिन जो बचे हुए हैं उनमें इंग्लिश के सिलेबस को। इंग्लिश में कुछ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, सो आई वांटेड कि आपको भी, ऑल्दो सबको पता ही होगा, स्टिल हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है और किस तरीके से निमसेट के लिए आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। सो पैटर्न एज सच इंग्लिश की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, ग्रामर पोर्शन आता है, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वगैरह आती है, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो यही सेम चीज़ निमसेट में भी लागू होती है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो ये तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और कुछ लोगों के लिए compete करने के लिए उतना ही अच्छा मौका भी है। सो अगर आप इंग्लिश में अपने आप को अच्छा समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से, डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट, ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकता है। जो जनरली सब लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चंस, आपकी थोड़ी सी मेहनत से आप कुछ ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और वो ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब आप compete कर रहे होते हैं तो हर एक मार्क इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक क्वेश्चन अगर आपको 4 मार्क्स दिला सकता है और अगर आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता है, तो ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। सो आई वुड नेवर एवर सजेस्ट, ना सिर्फ इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके क्वेश्चंस कम आए तब तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि बाकी लोग उस पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ सकते हैं और अगर आप उस पर मेहनत करके 2-3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो आप हमेशा ऊपर रहेंगे दूसरे कंपेटिटर से या अपने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनसे। सो निमसेट में अगर हम सिलेबस की बात करें, ये मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज क्योंकि इसलिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आप कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगी जिस पे आपको फोकस करना चाहिए और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप कम भी पढ़ेंगे या थोड़ा पढ़ के जिनसे आपका काम चल सकता है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो हमने हमेशा डिस्कस किया है कि निमसेट जैसे एग्जाम में आपको वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आपको ध्यान देना है तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि वो स्कोरिंग होते हैं और इन सब के लिए आपको किसी भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश को बहुत बड़ा अपने लिए बगबैर समझते हैं या उनको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंग्लिश में कन्वर्सेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के समझ पाएँ कि आपको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आंसर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये चीज़ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी डील नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो फॉर्म होता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके बारे में हम इधर बात करेंगे बिकॉज वोकैबुलरी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते तो हैं लेकिन 1 या 2 आते हैं और बाकी बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो पैसेज देख करके समझ जाते हैं, फटाफट समझ जाते हैं, उनको दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो पहले मैं वोकैबुलरी वाला सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पोर्शन भी डिस्कस करूँगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा 3 उसमें डिवाइडेड रहती है। एक तो आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ना होता है उन चीज़ों के लिए जिससे कि आप ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, जैसे कि कोई सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। अब सेंटेंस कंप्लीशन है तो सेंटेंस कंप्लीशन में जो रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा उसमें प्रेपोजिशन भी पूछी जा सकती है, उसमें कोई वर्ब का फॉर्म भी पूछा जा सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी वोकैबुलरी भी पूछी जा सकती है। तो सेंटेंस कंप्लीशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फिलर्स के रूप में क्वेश्चंस आते हैं। कई बार एक ब्लैंक होता है, कई बार 2 ब्लैंक्स भी होते हैं और कई बार सेंटेंस करेक्शन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत ग्रामर पोर्शन
जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसको देखना चाहिए, और उसके साथ साथ वोकैब बेस्ड। तो पहले हम वोकैब की बात कर लेते हैं, फिर हम ये जो बाकी 2 बचे हुए टॉपिक्स हैं उस पर भी बात करेंगे। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पे बार बार मैं इसलिए एम्फोसिस डाल रही हूँ क्योंकि वोकैबुलरी हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर कोई वोकैबुलरी पढ़ता आया है, और उसके लिए आपको कोई भी अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, और आपको जो अभी तक क्लास में लेक्चर्स मिले हैं, इसके अलावा जो इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है, आप उससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और उसके लिए आपके पास 5 मिनट का भी टाइम पूरे दिन भर में भी निकल आए तो आप 5 वर्ड्स पढ़ सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा टाइम निकल आया, जिस दिन जिस समय जितना भी टाइम निकल आए, आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से हेल्प लेकर के आप वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं। वो बच्चे भी जिनके इंग्लिश के बहुत सारे सेशंस नहीं हुए हैं, बहुत लेक्चर्स उन्होंने अटेंड नहीं किए हैं, वो भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा और क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपकी वोकैब इंप्रूव हो सकती है, वो आइए देखते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे पहले मैं फोकस करूंगी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के लास्ट अगर 50, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प कर जाते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़िए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी पढ़िए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़िए, और साथ में अगर हो सके और आपके पास टाइम हो तो आप फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ें। लेकिन ये और ये आपको किसी भी बुक में मिलता है, गूगल पे भी मिलता है। आप आराम से, अगर आप नेट सर्फ भी कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप चेक कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चंस देखने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की पहले हम बात करेंगे, और उसके बाद मैं बात करूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कि उसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। वी शुड एम्यूलेट आवर फ्रीडम फाइटर्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसमें सिनोनिम बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम निकालना है एम्यूलेट का, तो इसमें आपके पास ऑप्शन में है स्टडी, एडमायर, फॉलो और इमिटेट। देखिए चारों ही ऑप्शंस इजी हैं। 2 तरीके से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं आपसे। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली कोई वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड से रिलेटेड ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उसका सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वो भी ईजी है अगर आपने वर्ड टू वर्ड सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रखे हैं तो। और ये भी इजी है, इससे आपको पूरा एक स्टेटमेंट मिल गया है, जिससे अगर बाय चांस आप वर्ड में कंफ्यूज भी हो रहे हैं, बाय चांस आपको याद नहीं है, आप एम्यूलेट या एम्यूलेट रिलेटेड किसी भी जो वर्ड एक जैसा साउंड कर रहा है, कोई होमोफोन है, उसमें आप कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं, तो भी आप गेस कर सकते हैं कि इस सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा। कई बार आपको ऑप्शंस सारे डिफिकल्ट मिलते हैं और कई बार ऑप्शंस इजी मिलते हैं। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है, आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन रीड करते ही पता चल जाता है कि आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता है। मैं बात कर रही हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैबुलरी, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अगर 2 मिनट सोचेंगे तो उसके बाद आंसर एकदम से दिमाग में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको आंसर आता है, आप उस पर टाइम अपना लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अगर आंसर नहीं आता है तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन में अगर आप 4-5 मिनट सोचते रहेंगे तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। अगर आपको वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, आप दिमाग में सोच सकते हैं, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तभी अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करें। बिकॉज द मोमेंट यू सी कि ये पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम हमें बताना है, हमें तुरंत पता चल जाता है दैट वी नो दैट पर्टिकुलर वर्ड, क्या हमने कभी यूज़ कर रखा है या नहीं कर रखा है। ठीक है,
तो गेस वर्क में टाइम वेस्ट ना करें और ट्राई करें कि आपको जो वोकैबुलरी आती हो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। सो एम्यूलेट जो होता है, अब आपको पता है कि एम्यूलेट का मतलब वी शुड स्टडी तो नहीं हो सकता, वी शुड एडमायर ज़रूर हो सकता है, वी शुड एडमायर आवर फ्रीडम फाइटर्स, वी शुड फॉलो आवर फ्रीडम फाइटर्स, और वी शुड इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है? सबको पता है कि फॉलो का मतलब क्या होता है, एडमायर मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब क्या होता है। इमिटेट का मतलब होता है, इनफैक्ट हम एम्यूलेट ही डिस्कस कर लेते हैं। एम्यूलेट का मतलब इमिटेट ही होता है, और एम्यूलेट का बेसिकली मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जैसा करना, उसके जैसे एक्सेल करना किसी स्किल में, किसी फील्ड में, या उतना करना जितना वो पर्सन करता है, मतलब उतनी मेहनत, उतना हार्डवर्क, उस लेवल पे जाकर के काम करना जितना उस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है, उसी को बोलते हैं एम्यूलेट करना। तो आप किसी की स्किल्स को एम्यूलेट कर सकते हैं, कई बार आप नहीं भी कर सकते हैं एम्यूलेट, और आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के जो टास्क्स हैं, जो उसने काम किया है, उसको भी आप एम्यूलेट कर सकते हैं। तो हमें एम्यूलेट करना चाहिए अपने फ्रीडम फाइटर्स को, तो हमें इमिटेट करना चाहिए। ये इमिटेट बेस्ट पॉसिबल वर्ड है जो इसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि इमिटेट का मतलब एक कॉपी करना भी होता है। जैसे हम अपने स्टार्स को, एक्टर्स को देखते हैं और उनको कॉपी करते हैं, टीचर्स को देखते हैं और उनको कॉपी करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। वेरी मच सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बट एम्यूलेट में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है कि उनके जैसे एक्सेल करने की कोशिश करना, उनके जैसे काम करने की कोशिश करना। सो ये तो हो गया एक तरीका सिनोनिम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मैंने आपको एक और बताया है जो सिनोनिम में आ सकता है, उस जैसा हम एक एंटोनिम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर के आता है। ऑल्दो अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, आपने खूब सारे टेस्ट दिए होंगे, तो आपको पता होगा, एक आइडिया होगा कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टिल वी आर हियर टू डिस्कस, तो आज हम ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन रख रही हूँ, जिसमें पैटर्न थोड़ा सा हम चेंज करें। आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें एंटोनिम डिस्कस किया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि सिनोनिम वाला क्वेश्चन या तो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर वर्ड फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक वर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन है। ऐसा सिनोनिम भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, सो हम एंटोनिम डिस्कस करेंगे। बट आप के सामने ये क्वेश्चन सिनोनिम में भी आ सकता है। तो एक वर्ड दिया हुआ है और वर्ड से रिलेटेड आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से आपको चूज करना है या तो सिनोनिम या फिर एंटोनिम। सभी को पता है कि कैसे चूज करना है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते क्या है। हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन सेज, वर्ड जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो है एनकोमियम। एनकोमियम वर्ड से रिलेटेड 4 ऑप्शंस है। अब उसमें 1-2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि अगर आपको एनकोमियम का मीनिंग पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग हाई प्रेज होता है या नहीं होता है, प्रेज होता है या नहीं। सबको ही प्रेज का मीनिंग, कंडोलेंस का मीनिंग, हाई प्रेज का मीनिंग तो पता ही होगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स सारे के सारे सॉल्व कर चुके हैं या आप ध्यान देते हैं तो आपको पता होगा कि यूलॉजी का मीनिंग भी क्या होता है और बिलिटल का मीनिंग भी क्या होता है, क्योंकि ये कई बार अलग अलग फॉर्म्स में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एनकोमियम का मीनिंग क्या होता है और उसी से रिलेटेड फिर पता चल जाएगा कि एंटोनिम इसका क्या हो सकता है। सो एनकोमियम का मीनिंग जो होता है वो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। ये एक नाउन होता है, एनकोमियम इज अ नाउन, जिसका मतलब है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन। इनफैक्ट आई वुड से दैट इट इज़ अ फैंसी वर्ड। फैंसी वर्ड है कहने का कि आप किसी के लिए कुछ प्रेज वर्दी, कुछ वार्म वर्ड्स बोलें जो दूसरे के लिए, जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हो या उसकी तारीफ करने के लिए हो, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, लेकिन वो स्पीच फॉर्म में भी हो सकता है और पीस ऑफ राइटिंग में भी हो सकता है। ये यूजुअली तब बोला जाता है व्हेन अ पर्सन हैज़ डाइड और व्हेन समबडी रिटायर्स। तो किसी की रिटायरमेंट पार्टी पे या फिर फ्यूनरल में यूलॉजी जैसे बोली जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से एनकोमियम वर्ड भी होता है। इनफैक्ट ये सिनोनिम्स होते हैं। तो यूलॉजी जो वर्ड है, जो आप कई बार इससे पहले भी देख चुके होंगे, यूलॉजी का मतलब यही होता है कि ऐसी कोई भी स्पीच या फिर अ पीस ऑफ राइटिंग, बेसिकली अ स्पीच ओनली, स्पीच पे ही फोकस करूंगी क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ
जनरली एक पर्सन किसी के लिए जब प्रेज वर्दी कुछ वर्ड्स बोलता है उसी को यूलॉजी बोला जाता है। सो वैसे वो पीस ऑफ राइटिंग के फॉर्म में भी हो सकती है, उसी को एनकोमियम कहते हैं। एनकोमियम जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड एनकोमियन से बना हुआ वर्ड है, जिससे इंग्लिश में वर्ड बना है ENCOMIUM, एनकोमियम, और ये एक नाउन होता है। यूजुअली आपको अपने पेपर में जो ऑप्शंस मिलते हैं वो नाउन के ऑप्शंस नाउन ही मिलेंगे और वर्ब के ऑप्शंस वर्ब ही मिलेंगे। कई बार कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि आपको किसी नाउन का जो एंटोनिम ढूंढ रहे हैं आप, हो सकता है वो वर्ब भी हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है, वो ही देखने जा रहे हैं हम। सो एनकोमियम का मीनिंग तो आपको पता चल गया कि एनकोमियम एक स्पीच है या फिर एक पीस ऑफ राइटिंग है जो बोली जाती है प्रेज वर्दी शब्दों को यूज करके एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल या फिर किसी की रिटायरमेंट पार्टी पर। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या थे। ऑप्शंस में वी हैड हाई प्रेज, प्रेज वर्दी वर्ड्स ही होते हैं, तो ये तो इसके सिनोनिम से रिलेटेड हो गया। ऑप्शन में हमारे पास था यूलॉजी, तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। देन वी हैव बिलिटल, वी हैव प्रेज, और कंडोलेंस का मतलब आप जानते हैं, कंडोलेंस सिंपथी रिलेटेड वर्ड्स जब हम यूज करते हैं, कंडोलेंस अपने पे करते हैं, सो कंडोलेंस भी नहीं हो सकता। एनकोमियम का एंटोनिम की बात हम कर रहे हैं, एक ही वर्ड बचता है। अगर आप अब गेसवर्क करना चाहें, व्हेन यू नो कि यूलॉजी का मतलब क्या होता है, बाकी वर्ड्स आपको पता है, तब तो आप गेसवर्क कर सकते हैं बिलिटल इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। एंड इफ इन केस आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बिलिटल का मतलब क्या होता है। लेट्स डिस्कस बिलिटल नाउ। सो बिलिटल जो होता है वो एक वर्ब है, नाउन नहीं है, और इसका सेकेंड फॉर्म बिलिटल्ड हो जाएगा, डी लगा करके बन जाता है इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म। सो बिलिटल जो होता है वो एक क्रूअल वे है ऑफ मेकिंग समवन फील लेस इंपॉर्टेंट देन योरसेल्फ। आप अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि दूसरे वाले को, दूसरे पर्सन को आप क्रिटिसाइज करने लगते हैं, किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करना। उसको जो ये वर्ड है ना यहाँ पे, लिटिल फील कराना, छोटा फील कराना या नीचा फील कराना, उसी को बोलते हैं। जैसे कई बार कुछ मैनेजर्स के अंदर जब उनको पावर मिलती है तो उनको समझ में नहीं आता और वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको काफ़ी बिलिटल फील कराते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनसे कुछ ऐसे काम करवाते हैं जो उनकी पोस्ट को मैच नहीं करे, उसको बोलते हैं बिलिटल करना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है, बट स्टिल व्हेन वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, बाकी सारे तो नाउन दिए हुए थे, बट क्योंकि हम एक एंटोनिम फाइंड आउट कर रहे थे और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो एक ऑप्शन हमें बिलिटल मिल रहा था, जिसका मतलब है कि दूसरे को डेरोगेट करना, डेनिग्रेट करना, सिनोनिम्स हो गए ये बिलिटल के, और उसका मतलब यही है कि दूसरे को क्रिटिसाइज करना या फिर लेस इंपॉर्टेंट फील कराना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एंटोनिम रिलेटेड क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं पेपर में, और आपने काफ़ी सारे सॉल्व भी किए होंगे। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपसे बोला भी था अभी कि नेक्स्ट टॉपिक जो वोकैबुलरी में आपको पढ़ना चाहिए दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये ईजीएस्ट है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अटेम्प्ट करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। द मोमेंट यू रीड द सेंटेंस यू गेट टू नो कि आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है या नहीं आता है। सो आई एम जस्ट एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरीके के आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने, आइए देखते हैं। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। इसी तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और आपको वन वर्ड में एक आंसर करना है कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है या उससे रिलेटेड कौन सा एक बेस्ट सूटेबल वर्ड है जो आप चुन सकते हैं, जो आप क्वेश्चन में चूज कर सकते हैं। सो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा पर्सन जो रूल करता है, जो बिना दूसरों के ओपिनियंस को कंसल्ट किए रूल करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं। ये सारे ही वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे, डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, ऑटोक्रेट और फनेटिक। हो सकता है आपने फनेटिक ना सुना हो, बाकी वर्ड्स तो आपने सुन रखे होंगे क्योंकि डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी के बारे में तो हर कोई जानता ही है। वैसे ही ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और फनेटिक के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आपको पता है तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें आप है, जिसका आप हिस्सा है,
तो हम पहले उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और बाकी वर्ड्स अभी हम बाद में देखते हैं. सो पहले डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम प्रमोटिंग द रूल ऑफ द कॉमन पीपल. तो कॉमन पीपल का जो रूल है उसको प्रमोट करने के लिए जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है. और ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में डिफरेंस ये है कि ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर स्टेट ऑफिशियल्स मेक डिसीजंस इंस्टेड ऑफ द इलेक्टेड वंस. तो कुछ ऑफिशियल्स हैं, एक कंपनी है, कुछ ऑफिशियल्स हैं, उससे रिलेटेड जो उस पोस्ट पे हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर में होते हैं इंस्टेड ऑफ द इलेक्टेड वंस, जिनको इलेक्ट किया जाता है वो नहीं. उसको ब्यूरोक्रेटिक रूल कहा जाता है. ऑटोक्रेट क्या होता है? ऑटोक्रेट जो क्रूअल, हिटलर, डिक्टेटर जिसको आप बोल सकते हैं, जो लोगों को ऑप्रेस करते हैं, उसी का दूसरा वर्ड है ऑटोक्रेट. और फनेटिक क्या होता है? फनेटिक एक ऐसा पर्सन होता है who can't change his mind and won't change the subject. वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो उसी के बारे में बात करता जाएगा, क्योंकि उसको उससे रिलेटेड बात करना बहुत पसंद होता है. वो बहुत एंथुजियास्टिक फील करता है. आपने ज़ील वर्ड सुना है? ज़ील, ज़ील से वर्ड है ज़ीलस. ओवर ज़ीलस जो पर्सन होता है, जिसके अंदर खूब सारा एंथुजियाज्म होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करने का, और वो अपने माइंड को भी चेंज नहीं करना चाहता है, उसको फनेटिक बोला जाता है. इट इज़ नॉट अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स एक पर्सन जो बिल्कुल अपने माइंड को चेंज ना करना चाहे, उस पैशनेट है बहुत ज़्यादा, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है फनेटिक. सो आंसर तो बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सामने है कि आंसर क्या हो सकता है. एक ऐसा पर्सन जो बिना दूसरों को कंसल्ट किए हुए रूल करता है. सो द आंसर इज ऑटोक्रेट, यही इसका आंसर होगा. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर कंपैरेटिवली ईजियर दूसरे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में. अभी तक हम वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा ज़रूर फोकस करेगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे. तो हमने सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है. ईडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा. बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोशिश करें कि आप इन 3 टॉपिक्स को तो ज़रूर पढ़ें ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ. अगर आप देखते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज़रूर बहुत सारे पूछे जाते हैं इंग्लिश में निमसेट में. तो अगर पूछे जाते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है एक पर्टिकुलर पैसेज को रीड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना. जब आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैसेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. क्वेश्चंस अगर आप सबसे पहले एक नज़र बस क्वेश्चंस पे डाल दें और उसके बाद पैसेज रीड करना स्टार्ट करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये जानना कि आप एक्चुअली में पैसेज किस लिए पढ़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं. सो दी वन वे इज़ कि आपके पास टाइम ज़्यादा बचा हुआ है, जो कि कभी बचता नहीं है एग्जाम में. सो अगर टाइम ज़्यादा बचा हुआ है, आप पूरा क्वेश्चन, पूरा पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें और उसके बाद क्वेश्चन पे आए. दी अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ कि आप पहले क्वेश्चन को देख लें कि उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, और वो क्वेश्चन देखकर उससे रिलेटेड पैसेज को पढ़ें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हमें कहाँ पर फोकस करना है. उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हुए ही कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से एक वोकैबुलरी आ जाती है. समटाइम्स इसी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं उसी पर्टिकुलर वर्ड के जो पैसेज में दिया होता है, और 1-2 क्वेश्चंस आते हैं जो पैसेज रिलेटेड होते हैं. नॉर्मली क्वेश्चंस 4 to 5 भी आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, लेकिन अगर क्वेश्चंस की जो नंबर है वो कम हो चुका है, अगर सिर्फ 10 ही है, तो पैसेज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 आने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है. सो अगर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आप क्वेश्चन देख लें कि उसमें वोकैबुलरी पूछी गई एंड इफ देयर इज़ अ वर्ड जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, और कई बार वो पर्टिकुलर वर्ड बोल्ड में वैसे भी होता ही है, तो आप तुरंत देख ही लेते हैं और पहचान जाते हैं कि आपको पता नहीं है. क्रॉस करिए, आगे बढ़ जाइए और दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए विच इज़ रिलेटेड टू द पैसेज. इफ़ द पैसेज इज स्मॉल इट बिकम्स ईजी फॉर यू कॉम्प्रिहेंड करना, तो फटाफट से पैसेज को रीड करके आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं.
अगर पैसेज बड़ा है, ट्राई एंड स्किप। आई एम टेलिंग जस्ट टू दो स्टूडेंट्स, उनको बोल रही हूँ जिनको इतना बड़ा पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और पैसेज को वो बच्चे छोड़ दें जो बच्चे बहुत टाइम लेते हैं एक पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ने में। ऑलराइट, तो ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब उसके बाद लास्ट चीज़ जो बचती है विच इज़ ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर पोर्शन में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, कितना टाइम है, तो मैं आपसे इस टाइम पर यही बोलूँगी कि ग्रामर पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे हुए ग्रामर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे। मैंने इससे पहले भी वीडियोस कुछ बनाए हुए हैं जिसमें मैंने ग्रामर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो उसमें का एक वीडियो देख लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस से रिलेटेड किस टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए। बट येस, ग्रामर के पोर्शन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सेंटेंस कंप्लीशन की बात ज़रूर करूँगी, जिसमें सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होता है और या फिर सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, विच इज़ करेक्शन। तो सेंटेंस को करेक्ट करना या कंप्लीट करना, दो तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी जब आप कर चुके हैं, वोकैबुलरी क्योंकि एक दिन का टास्क नहीं होता है, एवरीडे टास्क है, और वो जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी ही आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी, आपकी स्किल्स उतनी ही होन होती जाती हैं। तो ग्रामर पोर्शन लिमिटेड है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं जो लिमिटेड पोर्शन कवर करके कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रामर पढ़ लें और कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ लें जिससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको यूट्यूब पर ज़रूर मिल जाएगा। वो पढ़ लें, देख लें और उसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड पूछे गए हैं। आप अब टॉपिक बेस्ड स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि टॉपिक बेस्ड स्टडी करेंगे तो कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ये आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। देन सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड मैं एक दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देने जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सेंटेंस कंप्लीशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स सी 1 और 2 क्वेश्चंस जो सेंटेंस कंप्लीशन में आपको हेल्प करेंगे। एज अ टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस और एक थर्ड हम और डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट जिसमें 2 फिलर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। नाउ यहाँ पे मैंने 2 फिलर्स लिखा है तो आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक सिंगल ब्लैंक है, यहाँ पर भी एक सिंगल ब्लैंक है, जिसका मतलब सिंगल फिलर है। एक फिलर फिल करना है, एक वर्ड फिल करना है। ये 2 फिलर्स वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको 2 वोकैबुलरी आती है और 2 वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको ढूंढ करके सॉल्व करना होता है। तो अब मैंने आपके सामने ये जो 2 क्वेश्चंस रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। एक क्वेश्चन में प्रेपोजिशन पूछी गई है, कई बार दूसरे तरीके की प्रेपोजिशंस भी पूछी जाती हैं, और एक क्वेश्चन वर्ब बेस्ड है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये ले, लाए, लेन और लेड है जो कि वर्ब फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ड्यूरिंग, फॉर, इन, एट यानी प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड भी होता है जिसमें 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स एज एन ऑप्शन आते हैं और उसमें से आपको वोकैबुलरी सही फाइंड आउट करनी होती है। कई बार आपको सेंटेंस करेक्शन में अंडरलाइंड वर्ड भी मिलता है और उससे रिलेटेड भी वोकैबुलरी आपको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करनी होती है, या मे बी उससे अच्छा वर्ड कौन सा हो सकता है जिसको आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कहते हैं, उस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। सेंटेंस कंप्लीशन में आइए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है। दीज आर ईजी इसलिए हैं क्योंकि प्रेपोजिशंस जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ड रिलेटेड प्रेपोजिशंस भी कई बार आती है और कई बार वो पीरियड, टाइम से रिलेटेड प्रेपोजिशंस होती हैं। जैसे सिंस और फॉर की प्रेपोजिशन आ जाती है, वो तो आपके क्वेश्चन को और भी इजी बना देती है इफ़ यू नो कि फॉर कहाँ पे यूज़ होता है और सिंस कहाँ पे यूज़ होता है। उसी तरीके की एक प्रेपोजिशन इस क्वेश्चन में भी पूछी गई है। द क्वेश्चन सेज डायरेक्टर्स यूजुअली हैव अ मीटिंग डैश वीकेंड्स। तो डायरेक्टर्स जो हैं यूजुअली मीटिंग रखते हैं या मीटिंग करते हैं वीकेंड्स पर। आप ध्यान दीजिए, वीकेंड्स है यानी वीकेंड्स के दौरान, मतलब सैटरडे, संडे, इस तरीके के जो वीकेंड्स हैं उस दौरान वो मीटिंग्स को रखते हैं। इन, ड्यूरिंग, फॉर और एट। और आप अगर जानते हैं तो ड्यूरिंग जो होता है वो एक प्रोसेस को बताता है, एक एक्शन को बताता है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में
इट टेक्स प्लेस, एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो अभी अगर मीटिंग रखी जा रही है वीकेंड्स पर, ड्यूरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू चूज़, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिस बेयरर्स डैश देयर बैजेस ऑन द टेबल एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। अगर आपको पता है कि लाई में और ले में क्या डिफरेंस होता है, एज अ वर्ब फॉर्म उसके क्या वर्ब फॉर्म्स होते हैं, आप तुरंत ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि मैं ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में भी और उसके अलावा एक वीडियो में भी। लाई के जो फॉर्म्स होते हैं वो LIED होते हैं, जिसका मतलब झूठ बोलना भी होता है। एक लाई और होता है जिसका सेकेंड फॉर्म ले होता है और थर्ड फॉर्म लेन होता है, जिसमें से देखिए लेन यूज़ किया गया है, ले भी यूज़ किया गया है और लाई भी यूज़ किया गया है। ये लाई के ही तीनों फॉर्म्स देखिए यहाँ पे यूज़ हुए हैं। और एक और फॉर्म होता है LAY, जिसका सेकेंड फॉर्म है LAID और थर्ड फॉर्म होता है LAID। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा यहाँ पे समझाने का पर्पज़ ये है कि कभी कभी सेंटेंस कंप्लीशन में प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कभी आर्टिकल बेस्ड आ गया, कभी इसी तरीके से ग्रामर में आपसे वर्ब रिलेटेड पूछ लिया और कभी वोकैब रिलेटेड पूछ लिया। 2 फिलर्स में जनरली वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक स्टेटमेंट चल रहा है, एक ब्लैंक आया, स्टेटमेंट चल रहा है, दूसरा ब्लैंक आया, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, एंड यू गेट 4 ऑप्शंस जिसमें आपको कॉमा लगा के 2 वोकैबुलरी मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे तो आपको कम मिलेंगे, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। आपको सिंगल फिलर्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपका टास्क और ईजी बनाते हैं। बट क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस में अगर आपको हो सकता है कभी 2 फिलर्स आ भी जाता है, कभी टकरा भी जाता है, सो नीड नॉट वरी। वोकैबुलरी अगर आप एक गेस कर लेंगे सही सही, सेकेंड वोकैबुलरी भी उससे रिलेटेड आप इजीली गेस कर पाते हैं। बट आज का जो हमारा फोकस है वो इसी पे बेस्ड रहेगा कि ग्रामर बेस्ड अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आया तो अलग तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, और ग्रामर बेस्ड आएगा तो 2-3 टॉपिक्स जो आपने पढ़ रखे हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। सो हियर ये तो हो गया झूठ बोलने वाला। ये है लाई, ले, लेन। यूजुअली क्या होता है, ये जो ले है ये ऑब्जेक्ट लेता है, इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लाई का मतलब होता है पड़े रहना। जैसे इसका जो ING फॉर्म होता है वो लाइंग होता है, आप कहीं पे अंडर द ट्री या कहीं पे लेटे हुए हैं, कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसके लिए लाई वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसके फॉर्म्स लाई, ले, लेन होते हैं। और ले जो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की फाउंडेशन रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ले यूज़ किया जाता है कोई चीज़ को रखने के लिए। इस तरीके से ले अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। द ऑफिस बेयरर्स laid their badges on the table as a mark of protest. So as a mark of protest करने के मार्क पे उन्होंने अपने जो बैजेस हैं वो टेबल पर ले कर दिए। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन हियर। और इसी के साथ में वी आर एंडिंग ओवर हियर वो टॉपिक्स जो हमें पढ़ने चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन हम ख़त्म कर रहे हैं। बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि कुछ वीडियोस जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं उन वीडियोस को देखें, आपको लास्ट के डेज़ में ज़रूर हेल्प करेंगे वो वीडियोस। आप जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्राई एंड फाइंड आउट कि वो वाला वीडियो कौन सा है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो उस वीडियो को देख करके होपफुली वो क्लियर हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड उसके अलावा कुछ डिस्कशन करना हो सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप डिस्कस कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो भी आपकी क्वेरीज हो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।